नमस्कार, मैं सुरेश कुमार आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे वृत्त, जो कि आपकी कक्षा 10 में भी है, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो इसको शुरुआत से देखिए, इसकी परिभाषा समझिए पहले कि एक ही तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनमें से प्रत्येक बिंदु की एक निश्चित बिंदु से समान दूरी होती है वृत्त कहलाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि एक ही तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनमें से प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता है वृत्त कहलाता है। या इसकी दूसरी परिभाषा को समझें कि यदि किसी एक बिंदु से एक निश्चित दूरी पर एक घेरा बनाया जाए तो जो आकृति प्राप्त होगी वो वृत्त कहलाएगा। और एक निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहेंगे और जो निश्चित दूरी होती है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसे हम R से दर्शाते हैं और वृत्त के केंद्र को O से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वृत्त की परिभाषा, केंद्र, त्रिज्या। अब देखिए कि वृत्त की जीवा क्या होती है। वृत्त की जीवा कि खींचा गया वह रेखाखंड जो जिसका अंत बिंदु वृत्त की परिधियों को स्पर्श करे। ठीक है, कि कहने का मतलब यह है कि वृत्त के अंदर कोई भी एक ऐसा रेखाखंड खींचिए जिसके अंत बिंदु मतलब लास्ट पॉइंट वृत्त की परिधि को स्पर्श करेंगे, वो जीवा कहलाएगी। कहीं पर भी वृत्त के अंदर होना चाहिए और उसके दोनों अंत बिंदु इस परिधि को स्पर्श करेंगे, वो वृत्त की जीवा कहलाएगी। और वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाता है। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो वृत्त का व्यास कहलाता है। देखिए, एक केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी आपकी त्रिज्या हुई, यहाँ तक की दूरी त्रिज्या हुई। इसका मतलब कि व्यास बराबर क्या होगा, त्रिज्या प्लस त्रिज्या, मतलब R प्लस R या 2R। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है और व्यास को हम D से दर्शाते हैं क्योंकि व्यास डायमीटर होता है। तो D इक्वल क्या मिलता है, 2R। वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। व्यास संबंधी और जानकारी देखिए, जैसा अभी हमने बताया कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। या हम कहें कि व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये हो गई व्यास के बारे में जानकारी। अगली जानकारी देखिए, हम चाप किसे कहते हैं। तो चाप के लिए कि यदि वृत्त की परिधि पर कोई भी 2 बिंदु लिए जाएं या वृत्त की परिधि का प्रत्येक भाग आपका चाप कहलाता है। एक और जिस तरफ छोटा भाग होगा वो लघु चाप कहलाएगा, जिस तरफ बड़ा भाग होगा वो दीर्घ चाप कहलाता है। ठीक है, यदि इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाए तो वृत्त आपका 2 भागों में विभाजित हो जाता है। छोटे वाले भाग को हम लघु वृत्तखंड कहेंगे, बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। चलिए इसके आगे देखिए, वृत्त का त्रिज्यखंड।
जिसे आप एरिया या आप सेक्टर भी कहते हैं। इसको समझिए कि वृत्त की किन्हीं भी दो त्रिज्याओं, कोई भी दो त्रिज्याएं के अंत बिंदु, ये है अंत बिंदु, से बना चाप और त्रिज्याओं के मध्य का जो क्षेत्रफल होता है वह वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र क्या बताया जाता है? थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कि थीटा का मतलब होता है केंद्र पर अंतरित कोण, त्रिज्या आपको दी रहती है, पाई का मान आप जानते हैं 22/7, और ये क्या है? 360। तो थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इस जब चाप की लंबाई आपको निकालना होगा, इसे कहते हैं चाप की लंबाई। ये तो चाप की लंबाई के लिए हम सूत्र प्रयोग करते हैं थीटा पान 360 इंटू 2 पाई आर। क्योंकि देखिए जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब पूरा एक घुमाव जो है इसका 360 अंश का होता है, 360 अंश का होता है। तो हमें देखते हैं कि जो थीटा है, जो कोण है या केंद्र पे अंतित कोण जो है, इस पूरे घुमाव को 360 का कौन सा हिस्सा है। इसलिए देखिए यहाँ के अब क्या लिख देते हैं, थीटा पान 360 या थीटा बटे 360। इससे दर्शा देता है पूरे क्षेत्रफल का एक कौन सा भाग है। मान लीजिए यहाँ 90 अंश का कोण बनता, तो 90 अंश का मतलब क्या है कि पूरा एक घुमाव 360 अंश, 90 का मतलब क्या हुआ? 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ? वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 हिस्सा है। उसी प्रकार से वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। तो ये चाप की लंबाई जब निकालेंगे तो हमें देखेंगे कि यही कोण 360 का कौन सा हिस्सा है। इसलिए हम वृत्त की परिधि के पहले थीटा पान 360 लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका अगला टॉपिक। इसी वृत्त में जैसे कहीं शब्द आ जाता है सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है कि एक ही केंद्र से, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि एक ही केंद्र से खींचे गए कई वृत्त सकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इस वृत्त का केंद्र भी यही है, दूसरे वृत्त का भी केंद्र यही है, तीसरे वृत्त का और भी जो खींचे जाएं तो ये क्या कहलाएंगे? सकेंद्रीय वृत्त। इसको परिभाषित रूप में क्या समझेंगे कि ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। इसके बाद देखिए त्रिभुज का परिवृत्त क्या होता है कि त्रिभुज का परिवृत्त हम किसे कहेंगे कि ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाएगा वो त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। अब यही बात की जाए अगर त्रिभुज के अंतःवृत्त की, तो त्रिभुज का अंतःवृत्त वह वृत्त होता है जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाता है, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज का परिवृत्त और अंतःवृत्त। इसी में देखिए कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हों। इसको अच्छे समझिए, इससे संबंधित प्रश्न काफी पूछे जाते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हों चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। वृत्त पर स्थित हों मतलब इसके चारों शीर्ष या कोने जो हैं वृत्त पर होने चाहिए। अगर कोई भी शीर्ष वृत्त के अंदर या बाहर है तो चक्रीय चतुर्भुज नहीं माना जाएगा। जैसे एक छोटे से उदाहरण से देख लीजिए। मान लीजिए आपका इस प्रकार का कोई चतुर्भुज है ABC। तो वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन ये चौथा पॉइंट D वृत्त के अंदर है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम बताते हैं। तो इसकी एक आध परिभाषा तो हमको शुरू में ही बताना था कि जैसे क्या है, परिधि क्या होती है। तो वैसे तो आपसे परिभाषा पूछना नहीं एग्जाम में क्या होता है। जान लीजिए कि वृत्त के परिमाप को ही परिधि कहते हैं। वृत्त के परिमाप को ही उसकी परिधि कहते हैं। या आप ऐसा जानिए कि बाह्य सीमाओं की कुल लंबाई का योगफल उसकी परिधि कहलाती है। ये तो आप किसी भी परिभाषा में दे सकते हैं
कि परिधि या सरकमफ्रेंस क्या है। वृत्त में परिधि होती है, वर्ग में परिमाप होता है, आयत में परिमाप होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बाह्य सीमाओं की कुल लंबाई का योगफल, बाह्य सीमाओं के कुल लंबाई का योगफल उसकी परिधि कहलाएगी। यही परिभाषा आपकी सभी पर लागू होगी। जैसे वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो यहाँ भी बता दीजिए बाह्य सीमाओं की सभी लंबाइयों का योगफल। या तो वर्ग में तो मान लीजिए 4 भुजाएं होती तो आप बताते हैं चारों भुजाओं का योगफल। आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं तो आप क्या बताएंगे, वही आमने सामने की भुजाओं का योगफल या चारों भुजाओं का योगफल। तो चलिए इसके बाद हम समझते हैं वृत्त। चलिए इसके आगे हम देखते हैं वृत्त की प्रमेयों के बारे में कि इनका उपयोग कैसे करेंगे, इनको हम कैसे समझें। कि प्रश्न दिया है इसमें इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले आप वृत्त की प्रमेयों को समझें कि ये क्या हैं। और इसकी पहली प्रमेय है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जीवा को समद्विभाजित करता है, इसको समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से। प्रमेय तो याद करने के लिए तो सभी आप याद कर लेंगे, बशर्ते इसका उपयोग पता होना चाहिए। प्रमेय में कहा गया कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर या 90 अंश का कोण, 90 डिग्री 90 डिग्री का जो एंगल बने। मान लीजिए आपकी ये जीवा हो गई AB, तो ये केंद्र से डाला गया लंब ये जहां पे प्रच्छेद कर रहा है इसको दे दीजिए M। तो एक केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब 2 बराबर भागों में बांट देता है, या AM बराबर क्या मिलता है, MB। ठीक है, AM बराबर क्या होगा, MB। इसके यूजेस भी देख लीजिए। मान लीजिए इस केंद्र को आपने यहां से मिला दिया तो ये इसकी क्या हो, त्रिज्या हो गई। तो आपसे छोटे छोटे प्रश्नों में पूछते हैं कि जैसे वृत्त की एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की माप 6 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। ठीक है, तो देखिए 16 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई है, तो ये बिंदु आधा आधा कर देता है, तो 16 का आधा क्या हो जाएगा, 8 सेमी। ये आप जान रहे हैं कि लंब है तो 90 अंश का मतलब क्या हो गया, OAM या OMA एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में लंब के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम निकाल देंगे। और वैसे भी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के लंब और आधार 6 और 8 है, तो कर्ण क्या होता है, 10। ठीक है, तो वैसे भी अगर नहीं जानते जान लीजिए, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 6 छंग 36, 8 28 64, 36 64 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये इसका यूज है। कहीं त्रिज्या और जीवा की लंबाई देकर के आपसे केंद्र की दूरी पूछ सकते हैं, या त्रिज्या और केंद्र से दूरी देकर के जीवा की लंबाई पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम अगली प्रमेय बताते हैं। दूसरी प्रमेय है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी वृत्त में 2 जीवाएं, मान लीजिए AB और CD, ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हमेशा बराबर होगा। केंद्र पर अंतरित कोण मतलब इस जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसका विलोम भी समझ लीजिए क्या होगा कि यदि जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हैं तो जीवाएं आपस में बराबर होंगी। या और इससे संबंधित एक आज छोटी मोटी प्रमेय है
कि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं आपस में बराबर होती हैं, या वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ पर जीवाएं बराबर होती हैं, या बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद इसकी अगली प्रमेय देखिए। मान लीजिए एक छोटी सी प्रमेय कि वृत्त की असमान जीवाओं में बड़ी जीवा या छोटी जीवा दो अलग अलग हैं, तो बड़ी जीवा केंद्र के नजदीक होती है और छोटी जीवा केंद्र से दूर होती है। ठीक, कहने का मतलब है कोई बहुत विशेष टॉपिक नहीं था, लेकिन हमने कहा बता दिया आपको। कहीं कहीं छोटे छोटे ऑप्शन बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है कि यदि वृत्त की दो जीवाएं अलग अलग लंबाई की हों तो निम्न में से कौन सी जीवा केंद्र के नजदीक होंगी। प्रश्नों का कोई सिस्टम तो है नहीं कि आपसे बता के पूछेंगे कि आप क्या पूछना है, या कोई लिमिट नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं प्रश्नों में। तो ये जान लीजिए कि अगर दो जीवाएं अलग अलग लंबाई की हैं तो बड़ी वाली जीवा केंद्र से नजदीक होगी, छोटी वाली जीवा केंद्र से दूर होगी। चलिए इसकी अगली प्रमेय देखिए। अगली प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, परीक्षाओं में पूछी जाती है, या इसका यूज बहुत है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा, इसको हम फिगर से बता देते हैं, बाकी तो सुन ही रहे हैं आप लोग, कि वृत्त के किसी चाप द्वारा ये दो त्रिज्याओं से मिला दिए, दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ जो वृत्त की परिधि होगी वो चाप कहलाता है, OAB। तो वृत्त के चाप द्वारा, यह है चाप, केंद्र पर अंतरित कोण या केंद्र पर बना कोण, इसी चाप द्वारा वृत्त की शेष परिधि, शेष परिधि माने ये, इस चाप के अलावा जो भी परिधि दिख रही है वो शेष परिधि हो गई। तो शेष परिधि पर बने कोण का, शेष परिधि माने परिधि पर होना चाहिए, दोनों पॉइंट को वापस परिधि पर मिला दीजिए, तो इस परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। कहने का मतलब कि जितना ये होगा इसका आधा ये होगा। ठीक है, आपको ये बताया गया ना कि केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अगर ये 2 गुना है तो ये इसका आधा है। बताने का मतलब कि अगर ये 50 अंश बनेगा तो इसका आधा कितना बनेगा, 25 अंश। ठीक है, जो भी केंद्र पर बनेगा उसका आधा यहाँ पर होगा। और इस प्रमेय को बहुत अच्छे से समझिए, या सभी प्रमेय को समझना है, क्योंकि आपको एक कुछ दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं कहीं कहीं प्रश्नों में। जैसे देखिए कि मान लीजिए ये एक चाप है, ठीक, अगर इसी से हम वापस ले जाएं इसी बिंदु से यहाँ तक और इसको यहाँ पे ले जाएं, ठीक है, तब आपको ये नहीं लगेगा कि वृत्त के केंद्र पर और परिधि पर जो प्रमेय बताई गई वही वाला यूज है। ठीक है, तो इसको जिसके जितने भी प्रकार के फिगर आपको दिए जाते हैं सभी को आप अच्छे समझ लीजिए। एक ये भी प्रकार है, जितना कोण यहाँ बनेगा इसी का आधा यही बनेगा। ठीक है, या इससे कहीं पर ही बना दीजिए, ये बन गया, या यहाँ बना दीजिए, कहीं पर भी बनाइए, कंडीशन यही है कि पॉइंट आपका परिधि पर होना चाहिए, सरकमफ्रेंस पर होना चाहिए, बस बीच में नहीं कहीं यहाँ पर वापस आ जाए छोड़ के। ठीक है, उम्मीद है कि अच्छे समझ में आ गई होगी। जहाँ प्रश्नों को हम इसके तैयार अभ्यास करेंगे तो आपको और क्लियर आ जाएगा। चलिए अगला देखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये है प्रमेय। तो याद करने के लिए तो आप लोग इसे याद कर लेते हैं। इसका यूज कैसे करते हैं इसी वीडियो में समझ लीजिए। सारी प्रमेयों का यूज हम बताएंगे कि पहले इसको समझिए क्या है। मान लीजिए हमने वही पहले शुरुआत में बताया था कि वृत्त में कोई भी जीवा खींच देते हैं तो वृत्त आपका 2 भागों में विभाजित हो जाता है। बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो प्रमेय में कहा गया कि एक ही वृत्तखंड के कोण, एक वृत्तखंड के कोण का मतलब चाहे इस ओर बने चाहे इस ओर, एक ओर रहना चाहिए। अच्छा चलिए समझिए कि इन दोनों बिंदुओं से आप परिधि पर कोण बनाइए, या यहाँ या यहाँ, ये जितने भी कोण बन रहे हैं
ये हमेशा आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। यही कह रहा प्रमेय में कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो एक ही वृत्तखंड मतलब ये इस खंड में बने हैं और एक परिध पर स्पर्श होने चाहिए, तभी ये एक ही वृत्तखंड के कोण कहलाएंगे, ये बराबर होंगे। या इस खंड में बनेंगे तो मान लीजिए ये कोण ये हो गया, यहाँ बनाएंगे ये कोण ये हो गया, ये आपस में बराबर होंगे। यदि एक पॉइंट स्पर्श कर रहा आपका, दूसरा पॉइंट स्पर्श नहीं कर रहा, तो एक ही वृत्तखंड के कोण नहीं होंगे। वृत्तखंड का कोण आपका परिध पर बनना चाहिए, ठीक है। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं और कोण आपका परिध पर होना चाहिए। दोनों रेखाएं कहाँ पर टच हों, स्पर्श करें, प्रछेद करें परिध पर, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये इसका यूज है। प्रश्नों में इसके तमाम प्रकार के फिगर के माध्यम से इसे हम और समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद अगला देखिए। अगली प्रमेय है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। देखिए ये आपका वृत्त हो गया, सर्कल, केंद्र, सेंटर। हमने बताया था कि व्यास जो है वृत्त को आधा आधा कर देता है या समविभाजित कर देता है, तो ये हो गया अर्धवृत्त। इसको समझिए कि इसी व्यास के दोनों सिरों से, व्यास के दोनों सिरों से परिध पर चाहे जहां कोण बना दीजिए वो अर्धवृत्त का कोण कहलाएगा और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो ये आपने यहाँ कोण बना दिया, ये कोण आपका क्या होगा, 90 अंश का। या यहाँ बना दीजिए, ये क्या है, 90। कहीं पर भी आप बना दीजिए, परिध पर ही बनना चाहिए, 90 अंश का होगा। कहीं पर भी वृत्त की परिध पर कहीं पर भी इस व्यास के दोनों बिंदुओं द्वारा परिध पर चाहे जहां कोण बनेगा वो 90 अंश का कोण होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आपको अगली बताते हैं। अगला है कि चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने, अपोजिट एंगल। अभी हमने बताया कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। ये इसके सामने क्या है, ये इसका मतलब बी और डी, कोण बी और कोण डी का टोटल क्या होगा, 180 अंश। कोण सी और कोण ए का टोटल क्या होगा, 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। और इसी की अगली प्रमेय क्या है कि अगर चक्रीय चतुर्भुज की किसी भी भुजा को बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए हमने इसको बढ़ाया, चक्रीय चतुर्भुज की किसी भी भुजा को बढ़ाने से बना बहिष्कोण, ये बना बहिष्कोण अपने सुदूर, सुदूर माने जो सबसे दूर है, अंतः कोण तो ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। कह रहा है कि सुदूर माने जो सबसे दूर है, सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है, सॉरी सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है। इसको फिर से सुन लीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बहिष्कोण कैसे बनता है, किस चारों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा को बढ़ा दीजिए, मान लीजिए ये बढ़ा दिया तो ये बना, ये किसके बराबर हो, ये होगा। इस भुजा को आप बढ़ाएंगे तो यहाँ कोण बनेगा और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। आप इस भुजा को बढ़ाएंगे तो यहाँ कोण बनेगा और ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बनेगा। इस भुजा को बढ़ाओगे तो ये कोण बनेगा और ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसकी अगली प्रमेय देखिए। थोड़ा इसकी समझ लीजिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट और संबंधित 2-3 प्रमेय। पहले स्पर्श रेखा को समझिए क्या है। स्पर्श रेखा का मतलब ये होता है कि वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से खींचा गया वह रेखाखंड जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे, केवल टच करे एक पॉइंट पर, तो वह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती, ठीक है। फिर सुन लीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है, या केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। और वृत्त की स्पर्श रेखा के जहाँ पर
स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, इसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। और इस स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इस स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है। और देखिए जैसे कि यदि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमेशा बराबर होती हैं। मान लीजिए PA और PB, ये है बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं, तो इनकी लंबाइयां हमेशा बराबर होंगी, मतलब PA बराबर क्या होगा? PB। यदि वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करें, वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करें, जैसे मान लीजिए एक जीवा हो गई AB, दूसरी जीवा हो गई CD। ठीक है। हमने कहा दोनों जीवाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करें, तो जब दो जीवाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं तो इनके खंडों का गुणनफल आपस में बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि इसके खंड क्या है? AO और OB। इसके खंड क्या है? CO और OD। तो इसका मतलब है AO इंटू OB बराबर क्या होगा? CO इंटू OD। इसको अपने शब्दों में समझ लीजिए। जब तक समझ में नहीं आएगा, याद करने से कोई भी प्रश्न हल नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए, इनके भागों का गुणनफल हमेशा आपस में बराबर होगा। ये दो भाग हैं, इन दो भागों का गुणनफल बराबर होगा इन दो भागों के गुणनफल के बराबर। ठीक है। एक प्रमेय देखिए इसकी कि यदि वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा PT खींची जाए तथा एक छेदक रेखा PAB खींची जाए। छेदक रेखा का मतलब होता है जो दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करे, दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करे। ठीक है। स्पर्श रेखा का मतलब हुआ एक बिंदु पर, छेदक रेखा का मतलब होता है दो बिंदु पर या काटते हुए जाती है। तो यदि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तथा उसी बिंदु से कोई छेदक रेखा खींची जाए, तो PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB होता है। ठीक है। इसका वर्ग बराबर यहां से यहां तक की दूरी गुणे यहां से यहां तक की दूरी, PA इंटू PB। बाकी देखिए इसके बाद अगली प्रमेय में हम बताते हैं कि क्या है। इसके आगे दो तीन प्रमेय और बाकी हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी वृत्त की कोई एक स्पर्श रेखा खींची जाए और स्पर्श बिंदु पे कोई जीवा खींची जाए। ठीक है। इसको क्लियर समझिए कि यदि किसी जीवा के एक बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो इस जीवा तथा स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण इस जीवा द्वारा एकांतर खंड, माने दूसरे वाले खंड में, एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता। ठीक है। कम समझ में आएगा तो इसको फिर देखिए एक बार और हम बताते हैं कि वृत्त की कोई भी जीवा, कहीं पर भी एक जीवा खींच लीजिए, ये खींच लीजिए। ठीक है। AB। इस जीवा का एक सिरे पर कोई एक स्पर्श रेखा खींचिए, तो जीवा के एक बिंदु और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण बनेगा वो किसके बराबर होगा? इस जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के बराबर। मतलब इस खंड में इस जीवा द्वारा कहीं पर भी कोण बनेगा वो इस कोण के बराबर होगा। मतलब यहाँ बन जाता है तो ये कोण, यहाँ बन गया है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो लगभग हमने सारी प्रमेय को यहाँ पर बता दिया है और इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है। बाकी प्रश्नों के अभ्यास को हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।